जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, एसएसटी का पोर्शन खासकर। तो हमने 6th क्लास के एनसीईआरटी में एसएसटी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और अब हम 9th क्लास के एनसीईआरटी करेंगे, यानी कि डायरेक्ट हम अभी 6th क्लास का और 8th क्लास का नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, तो उसमें ये एसएसटी का ये वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि 9th क्लास की एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है और इससे कई सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। तो पहले हम 9th क्लास की एनसीईआरटी कवर करेंगे, और अगर टाइम बचता है एग्ज़ाम्स में और या फिर ये हम ये कर लेते हैं, हमारा ये एनसीईआरटी कवर हो जाता है, तो हम 6th 7th और 8th भी कर लेंगे। तो पहले हम 9th क्लास की एनसीईआरटी कवर करेंगे, जिसमें हम हिस्ट्री का पोर्शन आज देख रहे हैं। खंड 1 में 3 चैप्टर हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा भी जानेंगे और एक चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है इस बेसिकली इसमें, तो यहाँ पर जो 9th क्लास में एनसीईआरटी दी गई है, उसमें हिस्ट्री के पोर्शन में वर्ल्ड हिस्ट्री है, और उस टाइम पे समकालीन विश्व में क्या क्या चल रहा था उसके बारे में ये हिस्ट्री दी गई है, ताकि बच्चे समझ पाएँ कि हमारे देश के साथ साथ समकालीन देशों में भी कैसी स्थितियाँ थी। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। खंड 1, जिसमें घटनाएं और प्रक्रियाएं पहले दिया हुआ है, सब देख लेते हैं, फटाफट से इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। तो इस खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, नाथसीवाद के उदय कैसे हुआ ये पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो आधुनिक विश्व आया उसमें इन घटनाओं का काफ़ी योगदान रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अध्याय 1 में हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के ज़रिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। कैसे? फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया था। फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो क्या हुआ, उससे फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो गया। विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई, और क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। ठीक है, सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। ये सोच राजनीति की एक नई भाषा का हिस्सा बन गई, और समानता और स्वतंत्रता की ये सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी। क्या थी? स्वतंत्रता और समानता की जो सोच आई थी, ये नए युग का केंद्रीय विचार थी। ठीक है, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा, सबने अपने हिसाब से इसे समझा और साझा किया। ठीक, भारत और चीन, इनकी बात करें तो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे। ठीक है, इनमें जो उपनिवेशवाद था, उनके विरोधी जो आंदोलन हुए, जिसमें भारत, चीन, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इनमें तो कई रचनात्मक विचार भी आए, मौलिक विचार भी आए। तो लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरे को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही वैधता मिलती है। किससे? जब 18वीं सदी के जो उत्तरार्ध की जो घटनाएं हैं, उनसे ही इनको मान्यता मिलती है, वैधता मिलती है। ये हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद। ठीक है, सेकंड चैप्टर में आप यूरोप के समाजवाद के आगमन और उस नाटकीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे, जिसके चलते रूस के जो शासक था, जार निकोलस सेकंड, रूस का शासक कौन था? जार निकोलस सेकंड। ठीक है, उसको सत्ता छोड़नी पड़ी थी। ठीक है, रूसी क्रांति ने समाज परिवर्तन का एक नया तरीका गढ़ने का प्रयास किया था, और इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मजदूर किसानों को की बेहतरी का सवाल उठाया था। ठीक है, इस अध्याय में आप नई सोवियत सरकार द्वारा शुरू किए गए बदलावों, उसके सामने आई समस्याओं और उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानेंगे। सोवियत रूस की सरकार ने खेती के औद्योगिकरण और मशीनीकरण का कार्यक्रम तो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने नागरिकों के कई अधिकारों का हनन भी किया, जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन का हिस्सा बना। आज सोवियत संघ बिखर चुका है और समाजवाद संकट में है, लेकिन 20वीं सदी के पैमाने पर समकालीन विश्व का रूपाकार तय करने में ये सबसे शक्तिशाली ताकत था उस टाइम पे। सेकंड चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, और लास्ट, इस खंड का लास्ट चैप्टर यानी कि थर्ड चैप्टर, इसमें हम देखेंगे कि जर्मनी के बारे में जानेंगे। इसमें हम इस अध्याय में हिटलर के उदय, नासीवाद की राजनीति कैसी थी, इसके बारे में देखेंगे। विश्लेषण किया गया है इस चैप्टर में। और आप नासी जर्मनी में औरतों और बच्चों की दशा कैसी थी, स्कूलों व यातना गृहों के बारे में भी इसमें जानेंगे।
इस अध्याय से आपको पता चलेगा कि नासीवाद ने किस तरह विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को जीने का अधिकार से वंचित कर दिया था, किस तरह उन्होंने यहूदियों का सफाया करने के लिए यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काया और लोकतंत्र व समाजवाद के खिलाफ एक मारक युद्ध छेड़ दिया था। नासीवाद के उदय की कहानी सिर्फ कुछ घटनाओं, सत्ता की पैशाचिक चाह, हत्याकांडों और मौत की कहानी भर नहीं है। ये विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत और दिल दहलाने वाली व्यवस्था की कहानी भी है। भारत में भी कुछ लोग हिटलर के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नासीवाद के उदय पर खौफ ही महसूस हुआ। ठीक है, तो आधुनिक विश्व का इतिहास सिर्फ स्वतंत्रता या लोकतंत्र के फलने फूलने की कहानी नहीं है, यह हिंसा और निरंकुशता, मृत्यु और महाविनाश की भी कहानी है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर में, खंड 1 के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। तो चैप्टर है फर्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति। देख लेते हैं इसके बारे में। 14 जुलाई 1789 की सुबह, कब की बात है ये? जुलाई 1789 की बात है। सुबह पेरिस नगर, जो कि सीन नदी के किनारे बसा है, पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। कैसा माहौल था? आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। अफवाह फैली हुई थी और लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। क्यों? क्योंकि अफवाह फैली हुई थी कि गोली चलाने का आदेश आने वाला है राजा की तरफ से। ठीक है, तो इतने सारे लोग कहाँ पे इकट्ठे हुए? टाउन हॉल में, टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। कहाँ चल पड़ा? पूर्वी भाग की ओर। पेरिस नगर का जो पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। बास्तील किले के जेल को तोड़ डाला। किसको तोड़ डाला? जो बास्तील किले की जेल थी उसको तोड़ दिया और भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। जहाँ पर ये थी कि संभावना कि अगर वो जेल तोड़ी जाए तो वहाँ पे हमें काफ़ी मात्रा में गोले बारूद मिल सकते हैं। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। कितने कैदी छुड़ाए गए? 7। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। सम्राट की कैसी थी शक्तियाँ? निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था क्या? वो बास्तील का किला, जिससे लोग घृणा करते थे। इसलिए किले को ढा दिया गया, उसको तोड़ दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। तो लोग इसको यादगार के तौर पर रखना चाहते थे, उनको ये बेच दिए गए। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी और बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? तो हमने देखा कि फ्रांस में उस टाइम पे कुछ लोग, 7,000 लोगों की भीड़ कहाँ पे जाती है? बास्तील किले में जाती है और वो किला तोड़ देती है और 7 वहाँ पे जो बंदी थे उनको छुड़ा लेती है और फिर उस किले को तोड़ देते हैं। किस लिए? क्योंकि वो एक निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था सम्राट की, इसलिए। ठीक है, और फिर उसके बाद उसे बेच दिया जाता है ताकि स्मृति चिन्ह के रूप में वो रहे। आगे देखते हैं कि इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में और कई संघर्ष हुए। बातें चलने लगी और संघर्ष होने, छुटपुट चीज़ें देहाती एरियो में शुरू हो गई। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा कि जिसकी परिणति किस में हुई? जो फ्रांस का सम्राट था उसको फांसी देने जाने में ये सारी चीज़ें खत्म हुई। हालांकि उस समय अधिकांश जो लोग थे ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी उनको। ठीक है, ऐसा क्यों और कैसे हुआ? ये कब हुआ? तो बास्तील का ध्वंस। बास्तील ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बास्तील किला। तो चैप्टर फर्स्ट है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी? ये सारे के सारे दंगे फसाद क्यों हो रहे थे? इसके लिए बैकग्राउंड समझना पड़ेगा।
तो जो कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज के बारे में बताता है। ठीक है, तो सन 1774 में क्या हुआ, बुर्बो राजवंश का लुई 16, 1774 में बुर्बो राजवंश का जो लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, राजा बना। कब, 1774 में बुर्बो राजवंश का नाम क्या है, बुर्बो, और लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। कितनी थी उम्र, केवल 20 साल थी। और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेंस से हुआ था। उसकी बीवी का नाम था मेरी एंटोनेंस, जो कि जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया था। क्यों, क्योंकि लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के जो वित्तीय संसाधन थे वो नष्ट हो चुके थे। ठीक है, और वर्सेल्स के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फजूल खर्ची का बोझ भी अलग से था। क्योंकि युद्ध हो रहे थे उस टाइम पे, जो खर्चे उसमें हो चुके थे, संसाधन उससे नष्ट हो चुके थे, और जो राजमहल राज दरबार की शानो शौकत को बनाए रखने में जो खर्ची होती थी उसका बोझ अलग से था। फिर क्या हुआ, फिर लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। कब दी थी, शासनकाल में किसके, लुई 16 के शासनकाल में क्या हुआ था कि फ्रांस ने अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे उनको साझा शत्रु, जो ब्रिटेन थे, साझा शत्रु मतलब जो इंडिया पे भी उपनिवेश जिनका था, उन्हीं का उपनिवेश अमेरिका में भी था। 13 उपनिवेशों को खाली कराने में, आज़ाद कराने में सहायता दी थी किसने, लुई 16 ने। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज हो गया था, कर्ज और जुड़ गया था। क्योंकि जो युद्ध होते हैं तो उसमें पैसे लगते हैं, जिससे क्या होता है कि उस पर कर्जा भी आ गया था। युद्ध में हुए सारे खर्चों की वजह से 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराने में जो मदद दी थी ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए लुई 16 ने, उस पर कभी कर्जा आ गया था, जो कि कितना था, जो था 10 अरब लिब्रे। कितना, 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया था। जबकि उस समय उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का कर्ज पहले से था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की भी मांग करने लगे थे। 2 अरब लिब्रे का पहले से बोझ चढ़ा हुआ था, 10 अरब लिब्रे उपनिवेश आज़ाद कराने से हो गया, और फिर 10% की ब्याज की मांग करने लगे कौन, कर्जदाता। ठीक है, नेक्स्ट है, फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर लगाने लगी। मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे कि सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। अब इतने सारे खर्चे थे, कर्जदार भी थे, तो क्या हुआ, उनको कर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफ़ी था। क्यों, क्योंकि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था। फ्रांसीसी समाज को 18वीं सदी में कितने स्टेटों में बांटा गया था, 3 स्टेटों में बांटा गया था। केवल तीसरा स्टेट के लोग ही जो कि जनसाधारण थे ही कर अदा करते थे। थर्ड स्टेट वाले ही जो क्या करते थे, कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। क्योंकि जो वर्ग विभाजित किया गया था उसमें जो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का जो अंग था वो प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। प्राचीन राजतंत्र किसके लिए उपयोग होता था, प्राचीन राजतंत्र जो पद का प्रयोग होता था 1789 यानी कि 1789 से पहले के जो फ्रांसीसी समाज था एवं संस्थाओं के लिए होता था। यहाँ पे चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था, ये दिया हुआ है फ्रांस की वर्ग व्यवस्था। सबसे प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता था, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आता था। ठीक है, ये कर अदा नहीं करते थे। तृतीय स्टेट में जितने भी लोग आते थे वो कर अदा करते थे, जिसमें बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील से लेकर किसान, कारीगर, छोटे मजदूर, भूमिहीन मजदूर, ये सारे आते थे। और नौकर, ये सारे थर्ड स्टेट में आते थे जो कि कर अदा करते थे। बाकी के 2 स्टेटों को छूट थी। तो यहाँ पे दिया हुआ फ्रांसीसी समाज की व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। कितने,
उस टाइम पे इनके जो पूरी आबादी थी उसमें 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के जो मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। उनमें से भी बहुत कम थे जिनके पास खुद की ज़मीन थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। 60% जो ज़मीन है उस पर बड़े लोगों का ही उसमें अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। जन्म से ही कुछ उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। किसको? पादरी वर्ग के लोगों को। ठीक है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। इनको करों में छूट भी मिली हुई थी। ठीक है, राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट मिली हुई थी। पादरी वर्ग को, कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। कौन? कुलीन वर्ग जो था वो किसानों से सामंती कर वसूलता था। सामंत थे ये। तो किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, अन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। फ्री में सामंती व्यवस्था थी ये। ठीक है, तो चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा देता था। चर्च भी लेता था किसानों से करों का हिस्सा, जिसको बोलते थे टाइद। ठीक है, टीथे बोलते थे। धार्मिक कर था ये, के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के जो तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना होता था। इन करों में टाइल होता था, जो सरकार को दिया जाता था वो कर था टाइले। प्रत्यक्ष कर था ये, धार्मिक कर था टीथे, और टाइले था प्रत्यक्ष कर जो कि सरकार को दिया जाता था, और धार्मिक कर था जो कि चर्च को दिया जाता था साधारण लोगों के द्वारा। ठीक है, और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर भी लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का जो सारा बोझ था वो करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। जनता पर आ चुका था ये सारा का सारा कर, यानी कि सारा बोझ जनता ही वहन करती थी, बड़े लोगों को छूट थी। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ नए शब्द दिए हुए हैं जिसे देख लेना चाहिए। लिब्रे क्या है? लिब्रा फ्रांस की मुद्रा है, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। कब? 1794 में। और स्टेट क्या है? क्रांति एवं पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत। क्या है ये? सामाजिक हैसियत है को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी है स्टेट। पादरी वर्ग कौन था? चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह था पादरी वर्ग। और टाइद क्या था? चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। कृषि में जितनी उपज हुई है उसका 10वां हिस्सा के बराबर ये कर होता था, टाइद। ठीक है, और टाइल क्या था? सीधा कर था, सरकार को सीधे राज्य को जाने वाला कर था ये। आगे यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर, जिसमें बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाह सब कुछ लाता है, और मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं है, इनसे ही कर ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई एनसीईआरटी में। इसके आगे है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी है, जो कि फंस जाती है। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। मकड़ा और मक्खी। ठीक है, अब 1.1 में दिया हुआ है जीने का संघर्ष। क्या था ये? ये था फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में कितनी थी? 2.3 करोड़ थी, जो कि सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। कुछ खास नहीं बढ़ी, लेकिन उस हिसाब से काफ़ी बड़ी हो गई। और परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। जनसंख्या बढ़ी तो चीज़ों की मांग बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य जो थे पावरोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। मजदूरी नहीं बढ़ रही थी, लेकिन महंगाई की जो दर है वो बढ़ रही थी। फलस्वरूप क्या हुआ? अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। ठीक है, किससे? जब ओला और ये सारी आपदाएं आ जाए, सूखा पड़ जाए। ठीक, तो इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। उस टाइम पे ये काफ़ी आम हुआ करते थे। जीविका संकट बोलते हैं इन्हें। जीविका संकट किसे बोलेंगे? यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, तो उसे बोलते हैं जीविका संकट। ठीक है, और नाम किसका? जिसका नाम मालूम ना हो। नेक्स्ट है, जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है? ये आप इस मैप में देख सकते हैं, इस डायग्राम में। सॉरी,
नेक्स्ट है उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। अब जब उभरता हुआ नया मध्य वर्ग था तो उसने क्या किया, विशेषाधिकार जो मिले हुए थे बड़े लोगों को उनके अंत की कल्पना करी कि कैसे इनके जो मिले हुए अधिकार हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है ताकि सबको एक समान समझा जा सके। ठीक है, तो पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। मतलब क्या हुआ कि पहले भी ये कर बढ़ने की वजह से काफ़ी बार ये विद्रोह कर चुके थे कामगार और ये किसान वगैरह, पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ था, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे इसलिए। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी क्या हुआ, तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके, जिनमें कौन थे, वकील वगैरह जो बड़े बड़े और कौन उद्योगपति वगैरह जो थे उस टाइम पे तीसरे स्टेट में, वो क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, पढ़ लिख गए थे, शिक्षित थे और उनको उनमें विचारों का काफ़ी उभार हुआ था, जिसकी वजह से वो सोच पाते थे कि ये जो स्टेट वाली जो व्यवस्था है वो गलत है। ठीक है, तो 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। ठीक है, कैसे हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहा जाता था। मध्य वर्ग का उदय हुआ कब, 18वीं सदी में। ठीक है, जिसे क्या बोला गया, मध्य वर्ग। तो कब आया मध्य वर्ग, यानी कि मिडिल क्लास। ये जो सामाजिक व्यवस्था आई है वो 18वीं सदी में ही आई है। ठीक, तो जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित कर ली थी, क्योंकि वो क्या करते थे, वो व्यापारी थे और समुद्र पार व्यापार करते थे, जिससे अच्छी खासी इनकम हो जाती थी और सोचने की क्षमता भी अच्छे लोगों में होती है। जब इंसान संपन्न रहेगा तो उसके अंदर सोच भी विकसित होती है। ठीक है, तो ये पढ़े लिखे अच्छे वर्ग वाले थे जो कि सोच पाए इन चीज़ों को, और ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था उस टाइम पे, या फिर समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। ये सब ये मानने लगे थे। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की एक परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जाक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। किसने की थी ये जो विचार किसने डाले थे, ये डाले थे जॉन लॉक, जॉन जाक रूसो जैसे दार्शनिक हुए थे, जिन्होंने ये प्रस्तुत की थी परिकल्पनाएं अपने किसमें, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में। इनकी जो बुक थी इनकी वो थी टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, इसमें क्या था, लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज, किसने लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉज ये लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन की बात कही थी। ये काफ़ी टाइम पहले की बात है। देखिए कि जब मॉन्टेस्क्यू ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात कही थी, किसमें, द स्पिरिट ऑफ लॉज में। ठीक है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों और सैलूनों में गोष्ठियाँ होने लगी, कि विचार लोगों तक पहुंचने लगे। कहाँ से, कॉफ़ी शॉपों में बात होने लगी और सैलूनों में, इन गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती, और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बेजोर से पढ़ा जाता ताकि जो अनपढ़ भी हैं उन्हें भी ये समझ आ सके। ठीक है, तो इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर उठी। खबर से क्या हुआ, विशेषाधिकारों वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें चली रही थी, ये विचार पनप ही रहे थे कि ये कर बढ़ने वाली बात जब फैली तो लोगों को गुस्सा भड़क उठा। ठीक है, प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभव का वृतांत।
अब उस टाइम के प्राचीन राजतंत्र में कुछ लोगों ने अपने अनुभवों का वृतांत इसमें दिया है, या बुक में पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, गुलामों से उनका क्या आशय है, वह इनकी आलोचना कर रहे हैं। सन 1787 में उन्हें किन खतरों का आभास हुआ था, ये क्रियाकलाप दिया हुआ है। अब हमारा जो सेकंड है, तो हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, जिसे हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक हमने देख लिया फ्रांस में राजतंत्र कैसा था और वहाँ पे कैसे लोगों में अब विचार पनपने लगा था कि सबको इक्वल माना जाए और सारी चीज़ें, ये व्यवस्था, इस व्यवस्था के विरुद्ध लोगों का गुस्सा भड़क उठा था। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। यहाँ तक आप पढ़ करके अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, सुन करके समझ सकते हैं। अगर आप बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वीडियो से बुक भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।